हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अपने पेरेंट्स को इतने सीरियस लुक में बात करता हुआ देखकर समृद्धि और अव्यक्त दोनों उन लोगों के चेहरे को देखने लगते हैं। फिर एक दूसरे को देखती और फिर से रोना शुरू कर देते। मृत्युंजय समृद्धि के पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोला, मेरी लाडो चुप हो जा। महक आंखें फाड़े मृत्युंजय को देख रही थी। इतना प्यार करता था मृत्युंजय समृद्धि से। इतने अच्छे शब्द उसने कभी अव्यक्त के लिए नहीं कहे, बस यही महक के दिमाग में चल रहा था। महक की नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय आईब्रो चढ़ाते लग, क्या हुआ? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, मेरी बहन हैरान आंखों से उस आदमी को देख रही है जिसकी जुबान से कभी प्यार से बेबी नहीं निकलता। वो आज समृद्धि को लाडो कह रहा है। सुधांशु के जवाब के साथ कटाक्ष को महसूस कर मृत्युंजय सिर घुमाकर उसे देखते हुए लगा, तुम्हें क्या पता मैं अपनी बीबी को किन किन खूबसूरत नाम से बुलाता हूँ? कहो तो सुनाकर बताओ। जिसे सुन महक मृत्युंजय को मुंह पर हाथ रखते हुए सुधांशु से बोली, सिद्धू तुम खड़े क्यों हो? सुधांशु आगे की तरफ जाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस ड्राइवर के पास जा रहा था। विप्लव अपनी सीट से खड़ा होकर सुधांशु के साथ आते बोले, सिद्धू मैं भी चलूंगा तेरे साथ। रुद्र विप्लव के एक्साइटमेंट पर बोला, जंग लड़ने नहीं जा रहा है वो। विकल्प मृत्युंजय और अमृत एक साथ रुद्र की तरफ देख कर बोले, उसकी मर्जी है, वो कहीं भी जाए। उन तीनों की आवाज़ को एक साथ सुनकर रुद्र भी थोड़ा घबरा जाता और वो आगे कुछ भी नहीं कहता। इधर राघव विप्लव को उठते ही तुरंत आरती के बगल में आकर बैठ जाता है और राघव के बगल में आकर चार्ली बैठ जाता है। चार्ली राघव के बगल में बैठकर आरती की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो कौन है? चार्ली के सारे सवाल पर राघव एक नज़र आरती की तरफ देखने के बाद बोला, तुम्हें उससे क्या लेना देना? चार्ली राघव को उल्टे जवाब पर उसे इग्नोर कर आरती से बोला, हेलो आपका नाम क्या है? आरती चार्ली के बात पर मुस्कुराते बोली, हेलो मेरा नाम आरती है। जिसे सुनकर चार्ली अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मुझे फ्रेंडशिप करोगे? मैं फलक का भाई हूँ। आरती मुस्कुराते अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उससे पहले ही राघव उसके हाथ को पकड़कर चार्ली के हाथ को पीछे करते हुए कहता है, वे तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते। चार्ली राघव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अरे अरे भाई, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? लड़की अगर मुझसे दोस्ती करना चाहती है तो तेरी क्या लगती है वो? मेरी चाहे रिश्ते में बीबी लगे, तुम्हारी तो बहन ही लगेगी ना। राघव ने दांत पीसते हुए कहा। जिसे सुनकर चार्ली हंसते हुए बोला, हा हा हा, बीबी तुमने खुद को धोखा देखा है? और उससे देखो, छोटी बच्ची है, उससे शादी तुम जैसे बड़े बुढ़े से कभी नहीं हो सकते। चार्ली की बात पर राघव आरती की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहोगे तुम? आरती के कुछ कहने से पहले चार्ली राघव को घूरते हुए बोला, तुम बच्ची को डरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी बहन है तो सीधा कहो ना। राघव चार्ली का बार बार बहन कहने पर पूरी तरीके से चिढ़ जाता है और वह आरती के चेहरे को पकड़कर उसके गाल पर किस करते हुए चार्ली को दिखाकर कहता है, अब समझ आया, बीबी है मेरी। चार्ली फलक के गाल पर हल्का सा किस करके राघव को दिखाते हुए बोला, देखो बहन है मेरी। रुद्र चार्ली के सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, कमीने, बहन है तो तुम मेरी बंदी को क्यों चूम रहा है? चार्ली अपने सिर को सहलाते हुए आरती की तरफ इशारा करके बोला, अबे इस छोटी सी लड़की को ये राघव राव बार बार अपनी बीबी कह रहा है और गाल पर किस करके बोलता है कि देख मेरी बीबी है। कौन यकीन करेगा यार? राघव गुस्से से चार्ली को घूरते हुए आरती की तरफ देखता है तो आरती अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपना मंगलसूत्र निकालकर चार्ली को दिखाते हुए कहती है, मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरे पति हैं। चार्ली छोटा सा मुंह बनाकर आरती की तरफ देखने के बाद सोनाली की तरफ इशारा कर गया, और ये तुम दोनों की बेटी है? लेकिन यार तुम तो कितनी छोटी हो। चार्ली की बात पर आरती सोनाली को पकड़े हुए अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मेरी बेटी है। चार्ली आरती की बात पर राघव की तरफ देखते हुए बोला, तुमने शादी कब की? राघव चार्ली को इग्नोर करते हुए, इंटरेस्टेड नहीं हो बताने, तुम यहाँ से जाओ तो यार, बकबक कर रहे हो। चार्ली घूर कर राघव की तरफ देखते हुए बोला, बॉस की संगति में उसकी तरह अगडू हो गया है। राघव चार्ली की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और धीरे धीरे दिन इसी तरीके से निकलने लगता है। और इधर अदिति पुणे में अपनी बॉक्सिंग के लिए आई हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छे से पूरा हो चुका था और अदिति ने जीत एक बार फिर अपने नाम की थी। वो चेंजिंग रूम से अपने कस्ट्यूम चेंज करके बाहर आती है जब उसकी मुलाकात विराट सारंग से होती है, जो कि अब खुद भी एक मेल इंटरनेशनल बॉक्सिंग विनर बन चुका था। आदिति एक नज़र विराट को देखकर वहां से जाने लगती है, जिस पर विराट उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर कहता है, हे बेबीज, जिसके लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था वो तो दुनिया से निकल चुका है, तो तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? अदिति विराट से अपने हाथ को झटका से छुड़ा एक घूंसा उसके मुंह पर मारती है, जिस कारण विराट का चेहरा एक तरफ
झुक जाता है और वो तिरछी मुस्कान के साथ अदिति की तरफ देख अपने जबड़े को मूव करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, होता है जिससे प्यार करो वो मर जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन तुम तो सेक्सफुल होती जा रही हो, क्यों ना हम दोनों गो टू हिल। आदित्य ने विराट को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बीच में कहा, जिसे देखकर विराट उसे कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल नज़दीक ला उसके होठों के करीब बढ़ता है तो आदित्य उल्टे हाथ फिर से उसके गाल पर थप्पड़ रसीद देती है, जिस कारण विराट उसे छोड़ देता है। विराट अपने गाल को सहलाते हुए आदित्य की तरफ देख कर बोला, आदित्य तुम इतनी जिद्दी क्यों हो यार। आदित्य विराट को घूर कर देखते हुए बोले, मेरे भैया ने सिखाया है जल्दी से कुत्ते के मुंह मत लगा कर, वरना वो काटने को धरते हैं। जिसे सुनकर विराट आदित्य को उसके कंधे से कस कर पकड़ पीछे धकेलते हुए वापस चेंजिंग रूम में ले आता है और दरवाजे को लात मारकर बंद कर आदित्य के पैरों के बीच अपने पैर रखकर उसके गले पर किस करते हुए कहता है, चलो तो मैं तुम्हें काट ही लेता हूँ, फिर तुम मुझसे संक्रमित हो जाओगे। आदित्य को अपने शरीर में एक डर की लहर महसूस हो रही थी। हाँ, वो एक बॉक्सर थे, लेकिन विराट की अपेक्षा वो स्ट्रेंथ के मामले में उससे कमजोर थी, इसलिए वो विराट को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोले, विराट तुम अपनी हद पार कर रहे हो। विराट एक हाथ से अपने पैंट की जेब को खोलते हुए अदिति को दीवार से दबाए बोला, हाँ बेब्स, और इस हद के पार होते हैं तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगे। अदिति विराट की हरकत को देखकर घबरा जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विराट अदिति के आंसू को देखते हुए रुक जाता है और अदिति के कपड़े जो कि अस्त व्यस्त हो गए थे उन्हें ठीक कर अपने पैंट की जिप लगाते हुए कहता है, सॉरी। इतना कहकर विराट अदिति की तरफ देखता है जो कि सिकुड़ कर दीवार के सहारे रोते हुए बैठ गए थे। विराट उसके सामने आलथी पालथी मोड़ कर बैठ उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता। अदिति रोते हुए विराट के हाथ को झटक कर गुस्से से बोली, ये प्यार नहीं है, तुम्हारा हवस है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं शोभित जी से प्यार करती हूँ। विराट अपने झटकते हुए हाथ को देख अदिति को घूर कर बोला, मुझे तुम्हारी बस यही आदत बिल्कुल नहीं पसंद। जुबान नहीं चलाना होता है, तुम्हें हमेशा हाथ चलाती रहती हो और अगर मैं इधर उधर टच कर दूँ तो तुम रोना शुरू कर देती हो और तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे खुद में गुस्सा आता है। मत रोया करो यार, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद। ये कहते हुए विराट फिर से अदिति के आंसू को साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो अदिति उसे जोर से धक्का दे देती है और उठकर रोते हुए चेंजिंग रूम से बाहर भाग जाती है। अचानक अदिति के धक्का देने पर विराट पीछे के पल गिर जाता है और उठकर अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है, क्या यार अदिति। इतना कहते हुए विराट चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता। इधर अदिति रोते हुए बाहर की तरफ भागती है कि अचानक सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी अदिति को गिरने से बचा लेता है। अदिति उस टच को महसूस कर शोभित के सीने से लग कर रोने लगती है। शोभित थोड़ा हैरान होता है और अदिति को शांत करवाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। अदिति बिना शोभित की बात सुने बस रोती रहती है तो शोभित उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। शोभित के पैम्पर करने पर अदिति का रोना सिसकियों में बदल जाता है और वो अपने निकल रहे आंसू को साफ कर अपनी लाल आंखों से शोभित की तरफ देखती है। शोभित अदिति के चेहरे को देखता है जो कि रोने के कारण लाल हो गया था और उसके चेहरे को पकड़कर अपने अंगूठे से उसके गाल को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ। अदिति कुछ करते उससे पहले ही पीछे से विराट आते हुए बोला, अदिति हम बात करके सुलझा रहे थे ना बात, तुम इस तरीके से मुझे धक्का देकर कैसे भाग सकती हो। विराट की आवाज़ सुनकर अदिति घबरा जाती है और शोभित को कसकर पकड़ लेती है, जिस पर शोभित समझ जाता है कि विराट से अदिति घबरा रही है, जिस कारण उसके पीठ को धीरे धीरे चलते हुए मुड़ कर विराट की तरफ देखता है। क्योंकि शोभित की पीठ विराट की तरफ थी, वहीं विराट जो कि अदिति की तरफ आ रहा था। शोभित को देखकर उसके कदम रुक गए और वो हैरानी से शोभित को देखने लगा। शोभित जो कि विराट को नहीं पहचानता था उसकी तरफ कोल्ड नज़र से देखते हुए बोला, वाई आर यू ट्रिब्यूलिंग अदिति। शोभित के गुस्से भरी आवाज़ को सुन विराट अपने सेंस में आते हुए हैरान होकर बोला, आप जिंदा हो। विराट की बात पर शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, यहाँ पर खड़ा हूँ तो एब्सोल्युटली जिंदा ही हूँ। अदिति तुम्हें क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही है। इस लड़के को देखकर शोभित ने विराट को जवाब देने के बाद अदिति से पूछा। अदिति शोभित के सवाल पर एक नज़र विराट को देखने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए रुंधी आवाज़ में बोली, इसने मुझसे बदतमीजी की। अदिति की बात सुनकर शोभित विराट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गुस्से से बोला, तुमने अदिति से बदतमीजी की।
विराट सुबीर को अपनी तरफ आता हुआ देख कर बोला, मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है और अदिति मुझे पसंद है। अभी से नहीं, पिछले 1 साल से। जिससे सुनकर शोभित विराट के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरी मंगेतर है वो, मुझे तुझे नहीं पता है क्या? पहले तो अपना हाथ पीछे रखो। दूसरा, मुझे क्या पूरी मुंबई को पता है कि अदिति बंसल आपकी मंगेतर है, लेकिन आप तो दुनिया की नज़र में मर चुके हो ना, तो कोई भी उस पर ट्राई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। विराट ने शोभित के हाथ को पीछे कर अपने गाल को सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ विराट की बात सुनकर शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, आंखों का चेकअप करवा जिंदा हूँ मैं, और दोबारा कभी अदिति के आसपास नजर मत आना। शोभित की वार्निंग पर विराट हल्का सा मुस्कुराकर अदिति की तरफ देख उसे आंख मारते हुए बोला, शी वो सुन भाभी। इतना कहकर विराट मुस्कुराते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। विराट के जाने के बाद शोभित अदिति की तरफ देखते हुए बोला, कौन है वो लड़का? अदिति, जो कि विराट की मुस्कान को देखकर और ज़्यादा डर गई थी, शोभित के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, विराट सारंग, इंटरनेशनल बॉक्सर है। अदिति के बाद शोभित कुछ पल इस बारे में सोचने के बाद अपने ख्याल को झटकते हुए बोला, वो आइंदा से तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा। चलो, हमें राजस्थान के लिए निकलना है। आदिति शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और शोभित के साथ स्टेडियम से बाहर चली जाती है। सुबह का वक्त था। जोधपुर राजस्थान में सिंह हवेली में सुबह के 5 बजे उन लोगों की बस आकर एक बड़े से हवेली के पार्किंग में रुकती है। जैसे ही उनकी बस वहां पर रुकती है, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग बाहर आ रहे थे, सभी हैरानी से उस हवेली के साथ वहां पर खड़े लोगों को देखकर हैरान देखकर महक अव्यक्त, जो कि सोया हो, तो उसे अपनी गोद में पकड़े मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, ये सब हो क्या रहा है? मैं के बाद मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, लास्ट टाइम मैं 3 या 4 साल का था जब आया था। मुझे लगभग 25 साल हो गए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। काफ़ी कुछ बदल गया है, शायद हमारा वेलकम कर रहे हैं। महक मृत्युंजय के बाद ताजीब नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्या आपको नहीं पता आपके फैमिली के लोग कैसे हैं? 4-5 साल की बातें किसको याद होती है यार? तुम्हें खुद याद नहीं है कि मैं तुम्हारा क्रश था और मुझे कह रही हो? मृत्युंजय ने महक की आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे से महक मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरे क्रश नहीं थे, मैं आपकी क्रश थी, और मैंने आपसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको तो मैं डम्बो लगती हूँ ना, क्योंकि तुम हो। मृत्युंजय ने सीधा से जिसे से महक उसे कुछ कहते उससे पहले ही एक मारीदार आवाज़ आती है, जहाँ कोई मृत्युंजय कह रहा था, खम्बा खनी लाड साहब। उस आवाज़ को सुनकर मृत्युंजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो पलट कर उस तरफ देखता है जहाँ पर करीब 65 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर मृत्युंजय उसके पास जाकर उनके गले लगते हुए बोला, मामा जी। शमशेर प्रताप सिंह निर्जला के बड़े भाई और उस हवेली के मुखिया, जो कि मृत्युंजय पर जान छिड़कते थे, क्योंकि निर्जला उस खानदान की इकलौती बेटी थी और मृत्युंजय उसका बड़ा बेटा। शमशेर जी मृत्युंजय के पीठ पर थपथपाते हुए उससे दूर होकर बोले, म्हारे सुनने में आया था कि आपने ब्याह कर लिया हो। शमशेर जी की बात पर मृत्युंजय महक के पास जाकर उसकी गोद से अव्यक्त को लेकर शमशेर जी को दिखाते हुए बोला, जी हाँ, और ये रहा मेरा सिर। शमशेर जी अव्यक्त की तरफ देखते हैं, जो कि सो रहा था, लेकिन मृत्युंजय के पकड़ने के कारण वो उठ चुका था और वो घर घर का मृत्युंजय को देख रहा। अव्यक्त को देख शमशेर जी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो जाकर अव्यक्त को अपने गोद में लेते हुए कहते हैं कि क्या बात होगी लाड साहब, बड़े घूर रहे हो अपने बाप ने। अव्यक्त किसी अनजान को देखकर रोने लगता है, जिसमें मृत्युंजय उसके सिर पर थपथपाते हुए कहता है, रोना बंद करो, अभी तुम्हारे नाना जी हैं। लेकिन अव्यक्त मृत्युंजय की बात को इग्नोर करते हुए महक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रोने लगा, जिसे देखकर शमशेर जी बच्चे को महक की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ले बिंदरी थारा छोरा रो रहे से। शमशेर जी के बाद पर महक अव्यक्त को उनकी गोद से ले लेती है, तो अव्यक्त महक के पल्लू को कसकर पकड़ते उसके कंधे पर अपना सिर रख लेता है। शमशेर जी पीछे खड़े नौकरों की तरफ देखते बोले, मारे मेहमानों ने तकलीफ को नहीं आवे। शमशेर जी की बात पर सारे नौकर अपना सिर हिला देते और उन लोगों को सामान लेकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। शमशेर जी उन लोगों के जाने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, थम सब लंबे सफ़र से आए हो, जे नाल सबसे ने जाकर आराम कर लिया। शमशेर जी की बात पर सब लोग अपना सिर हिलाते अंदर की तरफ चले जाते हैं और शमशेर जी मृत्युंजय के साथ साथ अंदर चले जाते हैं। महक कमरे में आती है, उनका सामान पहले से ही कमरे में रख दिया गया था। वो अव्यक्त को बिस्तर पर बैठा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आपके मामा जी के परिवार में और कोई नहीं है? मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, मामी ने मामा जी को तलाक दे दिया, क्योंकि मामा जी के आसपास के दिक्कत में
इन्वॉल्व होते थे और मामी को ये सब पसंद नहीं था। महक मृत्युंजय की बात है, ये तो जाहिर सी बात है, अगर किसी औरत को मारपीट पसंद नहीं है और उसका पति वही करेगा तो कौन औरत अपने पति के साथ रहना चाहेगी। महक की बात सुन मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, महक मारपीट करना इच्छा नहीं होती, लोग कभी कभी मजबूर कर देते हैं तुम्हें ऐसा करने के लिए। महक मृत्युंजय की बात में सीरियसनेस को महसूस करते हुए उनकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुराकर, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को इमेजिन कर रहे थे। महक की बात पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, मैं क्यों खुद को इमेजिन करने लगा, मैं ना थोड़ी ना मारपीट करता हूँ। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मारपीट नहीं करते, आप तो सीधा गोली मारकर किस्सा खत्म कर देते हैं। मृत्युंजय घुरकर महक की तरफ देखता है तो महक अव्यक्त की तरफ इशारा करके कहती है, आप अभी का ख्याल रखो, मैं चेहरा धोकर आती हूँ, क्यों तुम्हें अब आराम नहीं करना। मृत्युंजय ने पूछा, जिसके जवाब में महक बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, सुबह में नहीं सोती, मुझे पसंद नहीं है, आपको आराम करना है आप कर लो। ये कहते हुए महक बाथरूम के अंदर चली जाती है। मृत्युंजय उसे जाता हुआ देखने के बाद अपने कपड़े उतारते हुए अव्यक्त की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में अभी भी नींद थी। जिसे देखकर मृत्युंजय उसे धीरे से धकेलता है तो अव्यक्त पीठ के बल लोटपोट हो जाता है और मृत्युंजय उसे गिरता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए खुद भी बिस्तर पर आकर लेट जाता है और उसे अपने पास खींचकर गले लगाते हुए कहता है, सो जा मेरे बच्चे, तेरे बाप को नींद आ रही है। इतना कहकर मृत्युंजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और अव्यक्त उसके हाथ को पकड़ कर सो जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर